कहानी का मुख्य चरित्र है गू यांग चुन। वह कभी एक कुलीन परिवार का शानदार तलवारबाज था, लेकिन वह गलत संगत में पड़ गया और आखिरकार स्वर्गीय राक्षस की सेना में एक निचले दर्जे का सिपाही बन गया। अब वह हारा हुआ प्रकाश की सबसे ताकतवर तलवारबाज महिला के सामने बैठा है। वह उसकी दयनीय हालत पर तलवार ताने हुए है। वह जवाब की जिद कर रही है। आदमी बहुत ही भयानक स्थिति में है और अपने जीवन की विडंबना के बारे में सोचने लगता है। कैसे वह महिला जो उसके सामने खड़ी है सोवरेन स्वॉर्ड की सीधी शिष्या बन गई। वह वही महिला है जिसने अपनी बेमिसाल तलवार से सैकड़ों राक्षसी मार्शल कलाकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। असल में यह वही महिला दुनिया की अब तक की सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट है और इस आदमी का उससे टकराना बेहद बदकिस्मती की बात है। याद रखो, इस नरकीय जंग की शुरुआत स्वर्गीय राक्षस ने दोनों पक्षों के बीच की थी और यह सिर्फ इसलिए खत्म हुई क्योंकि उस योद्धा की तलवार ने स्वर्गीय राक्षस को बेध दिया, अंतिम वार से उसका अंत कर दिया। मिलिए हेवनली स्वॉर्ड सियोला से, जो यहां चिल्ला रही है उस बदमाश पर जो उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर रहा है। दिव्य योद्धा इस बात से नाराज है कि यांग चान अभी भी राक्षसों के अड्डे के बारे में जानकारी छिपा रहा है। पछतावे और गुस्से की एक अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह उस जवान आदमी को उसकी इंसानियत की याद दिलाती है जो कभी उसमें हुआ करती थी। लेकिन बेशक अगर वह बोलना भी चाहता तो यह आदमी एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि इस बंदे का हाल नारुतो में जेरिह जैसा हुआ था। उसका गला कुचल दिया गया था। इसके अलावा उसके शरीर में धड़क रहा दिल एक भयानक अभिशाप से चिह्नित है। हर सांस के साथ मुहर उसे नरक के द्वार से गुजरने पर मजबूर करती है और गुप्त जानकारी खुलासा करने से भी रोकती है। महिला के गाल से एक आंसू टपकता है। वही योद्धा जिसने पूरी फौज को अकेले ही धूल चटा दी थी और स्वर्गीय राक्षस को भी हराया था, वह अब एक अधमरे आदमी के सामने रो रही है। वह व्यावहारिक रूप से आदमी से गुहार लगा रही है कि वह बस एक संतोषजनक जवाब दे दे ताकि सियोला उसे जिंदा रहने में मदद कर सके। मुझे यह बताना चाहिए कि उसे उसकी मुहर या अभिशाप के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वह सोच रही है कि वह जानकारी छिपा रहा है। उसका बेचैन शरीर और आंसुओं से भरी अभिव्यक्ति, उसकी यह दुखी हालत दरअसल उस जवान आदमी के लिए एक अनोखा नजारा है जो सोचने लगता है कि क्या वह सचमुच राक्षसी मार्शल कलाकारों से इतनी नफरत करती है। शायद इसकी वजह उसका मंगेतर सुनियोंग जांग है जिसका अपहरण हो गया था। शायद इसीलिए वह शायद बेकरार है। लेकिन हालात उसे हल्का सा हंसने पर मजबूर कर देते हैं, यह सोचते हुए कि कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर महिला फिलहाल एक प्रेम संबंध की वजह से डगमगा रही थी। उसकी प्रतिक्रिया से सियोला गुस्से में आ जाती है और फुटबॉल की तरह उसकी खोपड़ी जमीन पर पटक देती है। इस वक्त वह पूरी तरह उकसा हुआ है। अपनी कांपती हालत के बावजूद वह सोचती है कि आदमी जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहा है और पछताती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं मार डाला। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं क्योंकि वह सोचने लगता है कि पहली बार वे एक दूसरे से कब मिले थे। अपनी यादों से वे एक बाजार में मिले थे। दोनों छोटे बच्चे थे और उसने पहल करके उससे संपर्क किया था और उसे एक आलू दिया था। उस खूबसूरत छोटे से रिश्ते ने आखिरकार इतना घुमावदार अंधेरा मोड़ ले लिया क्योंकि यह आदमी एक गद्दार बन गया जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया और राक्षसी मार्शल कलाकार बनने का रास्ता अपना लिया। यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि इस हालत में सिर्फ वह खुद ही जिम्मेदार है। हालांकि बेशक अभी भी सियोला बमुश्किल खुद को संभाले हुए है जब वह वहां से जाने लगती है। अचानक वह मुड़ती है और आदमी को जमीन पर कुछ लिखते हुए रेंगता देखती है। उलझन में पड़कर वह पूछती है कि यांग चान उस हालत में क्या कर रहा है। दुर्भाग्य से, क्योंकि उसने जानकारी खोलने का चुनाव किया, मुहर ने उसके शरीर पर भारी दबाव डाला, जिसके नतीजे में वह खूब सारा खून उगलता है। लेकिन फिर भी यांग चान एक चैंपियन की तरह इसे सहता है और अपने खून से लिखना जारी रखता है, यह याद करते हुए कि अगर वह अपने दिल पर लगे अनुबंध के खिलाफ जाएगा तो वह फट जाएगा और उसके शरीर को नष्ट कर देगा। और ठीक यही होता है। इस बंदे का दिल सचमुच नष्ट हो गया था, राक्षस मंदिर के साथ विश्वासघात करने के नतीजे के तौर पर। पृष्ठभूमि में उसके लंबे समय से खोए हुए दोस्त की दबी हुई आवाज सुनाई देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वह बहुत ज्यादा खून बहा चुका है और उसे सुन भी नहीं पा रहा है। इस सब में खूबसूरत बात यह है कि वह पहले ही उसकी हालत को भांप चुकी है और उसे रुकने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन वह फिर भी जारी रखता है।
यांग चान के जीवन का इकलौता पछतावा यह है कि वह सच्चाई नहीं बता पाया। उसने जानबूझकर कबीले के साथ विश्वासघात नहीं किया था, बल्कि उसे धोखा दिया गया था और मजबूर किया गया था। लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? और यहां तक कि यांग चान भी इसे एक चैंपियन की तरह सहता है और मानता है कि यह अभी भी उसकी गलती है। जैसे ही वह अपना लिखना खत्म करता है, यह उसका अपने दोस्त के लिए आखिरी सेवा है, सियोला को राक्षसों के अड्डे की अहम जानकारी का खुलासा करना। लेकिन फिर मुहर के असर से एक दर्दनाक विस्फोट होता है और उसके अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर देता है। अपने आखिरी पलों में यांग चान सोचता है कि चीजों को इस तरह खत्म होना क्यों जरूरी था। वह एक दृश्य याद करता है जहां वह अपनी मरती हुई बहन के सामने बेबस खड़ा था, जिसने उसे अच्छे जीवन की कामना की थी। सियोला की आवाज गली में चीखती है, जहां वह अब उसे सुन नहीं सकता। इसकी बजाय यांग चान उस तरह के पछतावे से भर जाता है जो उसने अपने बेमतलब अस्तित्व में किए थे। उसकी याददाश्त में एक और दृश्य ताजा होकर आता है, जब यांग चान को एक औरत मिलती है जो अपनी जिंदगी के किनारे से चिपकी हुई है। उसे उसके लिए अफसोस हुआ, जबकि वह सिर्फ पछतावे और दुख भरी निगाह से उसे देख सकता था। सियोला की आवाज जोर से गरजती है, बार बार उसका नाम पुकारती है, जैसे उसके आंसू उसके चेहरे पर टपक रहे हों। आखिरकार यांग चान एक और नुकसान का दृश्य याद करता है जो उसने महसूस किया था। सफेद बालों वाली औरत उसकी गोद में टिकी हुई थी, फुसफुसाती हुई पूछती है कि क्या वह रो रहा है। लेकिन यांग चान ने हमेशा बाहर से सख्त बने रहने की कोशिश की और उससे कहा कि यह सिर्फ बारिश है। उसके आखिरी शब्द चंद्रमा के बारे में जानने की फरमाइश थी। अपनी मृत्यु के शब्दों में उसे राहत महसूस हुई और आखिरकार उसका अस्तित्व उसके पेट पर लगी गहरी चोट की वजह से फीका पड़ गया। वही यांग चुन जो कभी सानो के हाउसकूप का सदस्य था, एक ऐसा घर जो पुण्यात्मा और न्यायप्रिय होने के लिए जाना जाता था, आखिरकार सबसे बुरा गद्दार बन गया और राक्षसी मार्शल कलाकार बन गया। और अब उसका क्षणभंगुर अस्तित्व बहुत मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह युद्ध के नतीजे के तौर पर मरने वाला था। उसकी हार के बाद उसके जीवन का अंत ऐसा ही होना चाहिए था, और यह उतना ही दुखद है जितना सुनने में लगता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, सियोला की आवाज अचानक उसके दिमाग में स्पष्ट होने लगती है। लेकिन एक पकड़ है। इस बार वह वही छोटी लड़की है जो पूछ रही है कि क्या उसे आलू चाहिए। यांग चान की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वह उसी भाग्यशाली दिन उसी बाजार में खड़ा नजर आता है, यह जाने बिना कि वह कैसे अतीत में लौट आया। हमारा लड़का बिल्कुल हैरान खड़ा है, याद कर रहा है कि कैसे उसने वर्जित मुहर तोड़ने के बाद अपनी मौत का भयानक अनुभव किया था। मेरा मतलब है, भाई का दिल सचमुच फट गया था, उसे वापसी नहीं हो सकती। उसकी आखिरी याद थी कि वह सियोला की गोद में था जब वह उसका नाम चिल्ला रही थी, लेकिन अब वह अपने शरीर में दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसके अलावा उसका बचकाना शरीर, क्योंकि वह बहुत छोटा और जवान हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अतीत के बारे में सपना देख रहा हो और सियोला का पिछला रूप उसे उलझन में घूर रहा हो। यांग चुन अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसने अपने मूल जीवन में उससे क्या सटीक शब्द कहे थे। उसने उसके हाथ से आलू को झटके से गिरा दिया, जिससे लड़की स्तब्ध रह गई, और फिर उस पर पैर रखकर दबा दिया, अपनी नाराजगी का स्पष्ट संकेत दिया। यांग चान ने लड़की के इशारे पर दया नहीं दिखाई और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। वैसे भी यह उसके मूल जीवन में हुआ था, लेकिन इस बार उसे उम्मीद नहीं है कि वह वही पछतावे भरा फैसला दोहराएगा। वह हल्की सी हंसी छोड़ता है और सोचता है कि अब समय आ गया है कि वह सब ठीक करे। वह वास्तव में उसके हाथ से आलू ले लेता है, यहां तक कि लड़की को धन्यवाद भी देता है। भाई उसके सामने एकदम सिग्मा कूल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गर्म आलू से काटा, उसने अपना मुंह जला डाला। यांग चान को यह हास्यास्पद लगता है कि कैसे एक सपना इतनी तेज संवेदना से उसे स्तब्ध कर सकता है। उसे मुश्किल में देखकर वह उसकी जीभ जलाने के लिए उस पर हंसती है, जबकि यांग चुन स्तब्ध रह जाता है। अचानक हाउसकूप ऑफ सानो का एक नौकर उसे ढूंढता हुआ दौड़ता आता है। मालूम होता है कि छोटा लड़का खुद ही गायब हो गया था, जिससे इस आदमी को बहुत चिंता हो रही थी। वह यांग चान का निजी अंगरक्षक मुआन होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारा लड़का जली हुई जीभ की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। यहां तक कि उसका अंगरक्षक यह मान बैठा कि लड़की ने युवा मालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी और लगभग अपनी तलवार खींच ली थी।
ये बहुत मजेदार है कि कैसे यह आदमी मूल रूप से एक लड़की को मारने के लिए तैयार था, लेकिन यांग चान ने अनुरोध किया कि इसे उसी के तरीके से संभाला जाए और याकवा एक मीठा स्नैक लाने को कहा। मालूम होता है कि बस एक आखिरी बचा था, इसलिए वह उसे मुआन से लेता है और वास्तव में सियोला को दे देता है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़के ने बस सियोला द्वारा उसे गर्म आलू देने के इशारे का जवाब देना चाहा था। अपनी आंखों के सामने स्वादिष्ट दिखने वाला याकवा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसकी आंखें चमक उठीं। वह हमेशा से इसे आजमाना चाहती थी, लेकिन अचानक सियोला अपने दादा से मिलने के लिए मुड़ती है, जो छोटी लड़की की जांच करने के लिए दौड़ा चला आ रहा था। वाह, ये बच्चे वाकई खो जाना बहुत पसंद करते हैं। खैर, वह उसे अकेले जाने के लिए डांटता है, लेकिन सियोला ठीक है क्योंकि उसे आखिरकार आलू मिल ही गए। उसके दादा वाकई बहुत दयालु और चिंतित हैं कि कहीं उसे कहीं चोट तो नहीं आई, लेकिन सिर्फ उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से देखना ही योंगचुन को मंत्रमुग्ध कर देता है। जब लड़की व्यक्त करती है कि उसने उस युवा लड़के को एक आलू दिया था, तो उसके दादा ने उसे पीछे खींचकर एक जबरदस्त प्रतिक्रिया दिखाई और महान घर के युवा मालिक को प्रणाम करके बहुत सम्मान दिखाया। लेकिन हमारा लड़का उन्हें बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़की ने बस उसे एक अच्छा नाश्ता दिया था। यांग चान भोजन की प्रशंसा करके और यहां तक कि बदले में एक याकवा देकर उचित सम्मान और विचार दिखाता है। शुरू में सियोला के दादा विचारमग्न थे, लेकिन छोटी लड़की खुशी से उछल पड़ी और तुरंत उसे लेना चाहती थी। लेकिन बेचारी लड़की पूरी तरह तबाह हो गई जब उसके दादा ने उसे वहीं से खींच कर ले जाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि युवा मालिक से ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता स्वीकार करना बेइज्जती होगी। लेकिन भाई हार मानने वाला नहीं है। वह बूढ़े आदमी को रोकता है, यहां तक कि छोटी लड़की के प्रति भी विचार दिखाता है और व्यक्तिगत रूप से उसे नाश्ता देता है। सियोला की आंखें सचमुच खुशी से चमक रही हैं और उसके दादा अवाक रह गए हैं। सिर्फ इसी बातचीत से सियोला अस्पष्ट रूप से इस नतीजे पर पहुंचती है कि उन्हें वह मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उस बातचीत के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, जबकि यांग चुन सोच में डूब जाता है, यह याद करते हुए कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में मर्म अलायंस का प्रमुख था। तो वह कोई मजाक नहीं है, वह कभी मार्शल दुनिया के शीर्ष पर बैठा था, सबसे ताकतवर के रूप में, और अकेले ही राक्षसी मार्ग से सबसे ज्यादा डरा जाने वाला आदमी था, मूल सोवरेन स्वॉर्ड ह्योगेनवी। लेकिन वह यह नहीं जोड़ पाता कि यह आदमी यहां आखिर क्यों था। ऐसा लग रहा था मानो यांग चुन का जीवन उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा हो। वह उस खूबसूरत लड़की को उसकी दयालु आंखों से उसे अलविदा कहते हुए देखता है। दोनों पक्ष अब घर लौटने के लिए विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। अब जबकि योंगसीन का जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है, उसे अब कोई पछतावा नहीं है और वह सोचता है कि अपने इस सपने को समाप्त करने का यह अच्छा समय है। लेकिन किसी कारण से यह सपना खत्म ही नहीं होता, यहां तक कि जब वह अपने परिवार के एस्टेट तक पहुंच जाता है। इस बिंदु पर बहुत देर हो चुकी है। यांग चोन यह सोचने लगता है कि क्या यह स्वर्गीय राक्षस द्वारा अंतिम उपाय के रूप में दिया गया कोई अंतिम अभिशाप है। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता, जब तक कि वह अचानक एक लड़की की आवाज नहीं सुनता जो उसके पास आती है और अपने भाई को घर लौटता देखकर हैरानी जताती है। मिली स्कारलेट फायर स्वॉर्ड या नुकू से, यांग चान की दूसरी बड़ी बहन और दुनिया में वह व्यक्ति जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। मूल रूप से वह एक दात बहुत बुरी है। साथ ही वह इस बात पर हैरान है कि उसके पिता आज घर लौट रहे हैं, जबकि यांसू उसे चिढ़ाती रहती है, उसे परेशानी खड़ी करने वाले और फिर से कोई फूहड़ करने वाले के रूप में नीचा दिखाती है। लेकिन यार के पास एक ध्यान खींचने वाली बदमाश को देने के लिए समय नहीं है और कहता है कि वह यहां है क्योंकि उसे होना चाहिए। इसलिए वह उसे फटकार लगाती है कि वह पहले कभी नहीं दिखा। लेकिन नाराज होने के बजाय योंगचिन परिपक्वता दिखाते हुए कहता है कि वह अपने पिता से माफी मांगेगा। अब यह चरित्र विकास की परिभाषा है। वह वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहता है, यहां तक कि सबसे छोटे पलों से भी। वैसे भी इससे यांसू को गुस्सा आ जाता है। वह उसके नाम की गर्जना करती है और अपने उग्र क्रोध को चैनल करती हुई उसके पास आती है, उस पर किसी तरह की चाल चलने का आरोप लगाती है। वह खुलकर उसे बताती है कि वह उसे कितना परेशान करता है। भाई उसकी रोने की सत्र को काट देता है और इशारा करता है कि उनके पिता आ गए हैं और मुझे आपको बताना चाहिए, यह प्रवेश सीधे तौर पर बेहद ठंडा है।
इससे आप जान जाते हैं कि युवा चान के पापा का मतलब गंभीर व्यवसाय है। उनके पिता, जो मूल रूप से मियामोतो मुसाशी जैसे दिखते हैं, अपने बेटे को इतने सीधे तरीके से अभिवादन करते देखकर काफी हैरान है। वह चीफ स्टीवर्ड की तरफ ध्यान देता है, पूछता है कि क्या उसकी तलवार टुकड़ियां सभी तैयार हैं। मालूम होता है कि पहली तलवार टुकड़ी युद्ध से पहले ही लौट आई है, जबकि चौथी टुकड़ी जब भी जरूरत होगी निकलने के लिए तैयार है। इसलिए वह अपने चीफ को चौथी टुकड़ी तैयार करने और जल्द से जल्द उसे खोजने का संकेत देता है। अब यांग चान के नजरिए की बात करते हैं, जो खुद को अपने पिता की भारी नजरों के नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त पाता है। हाउस मास्टर लड़के के लिए एक अंतिम संदेश छोड़ता है, अनुरोध करता है कि वह भोजन के बाद उसे खोजने आए। यांग चान यह सुनकर काफी हैरान है और मुआन से पाचन की गोली मांगता है, क्योंकि यह कितना डरावना था। आगे बढ़ते हुए अपने भोजन के समय यांग चान भोजन के भयानक स्वाद को याद करता है। यह हमेशा की तरह है और वह अपने पिता को देखने से सचमुच डरा हुआ है। चिंता इतनी बुरी है कि वह उम्मीद कर रहा है कि कुछ बैठक में बाधा डालेगा। हाउस मास्टर अपने भोजन के दौरान योनू से पूछता है कि क्या वह अपनी मार्शल कला की क्षमता में प्रगति कर रही है। वह इस बात की खुशी से पुष्टि करती है कि वह कुछ दिन पहले ही तीसरे रिंग तक पहुंच गई है, जो उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी प्रभावशाली है। इसलिए वह उसे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है। अब यांग चान वास्तव में अपने पिता के शब्दों से सहमत है, आंतरिक रूप से यह सोचते हुए कि एक बच्चे के लिए तीसरे रिंग तक पहुंचना काफी प्रभावशाली है। यानू हमेशा से प्रतिभाशाली प्रकार की रही है, इसलिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत चमत्कार करती है। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह है कि वह छोटी लड़की को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान है, जबकि असामान्य रूप से उसका चेहरा एकदम बहुत बुरा रहता है, जो मजेदार है क्योंकि जैसे ही वह यह सोचता है वह उसे एक हत्यारी नजर से देखती है। जब उसका पिता आखिरकार अपने तीसरे बच्चे योंग चुन को संबोधित करता है तो योंग चुन अपनी जगह से चौंक जाता है। उसने मुआन से लड़के के बाजार जाने की रिपोर्ट सुनी थी। युवा लड़का इसकी पुष्टि करता है, जिससे उसका पिता खड़ा हो जाता है और अपनी तत्काल छुट्टी व्यक्त करता है। इससे लड़का हैरान रह जाता है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रहा था कि यहां मुसाशी वास्तव में कुछ कहेगा। खैर, यांग चान इसे अपने पिता की पहली मांग के कारण मान लेता है कि लड़का उसके कार्यालय में मिले, लेकिन यहां तक कि वह भी स्थगित कर दिया जाता है क्योंकि एक नौकरानी आकर उसे सूचित करती है कि उनकी बैठक अगले दिन तक के लिए निर्धारित है। फिर से यांग चोन काफी चकित है। उस रात अपने कमरे में वह इस जंगली सपने से नहीं उठ पाया है, यह जानकर हैरान है। इस बिंदु पर वह यह भी पूछताछ कर रहा है कि क्या संभावित समय यात्रा या प्रतिगमन रिग्रेशन हुआ है, लेकिन उस एहसास के साथ जोड़ा गया गुस्सा और उसके लिए चीजें खराब होने से पहले स्वर्गीय राक्षस को मारने का मौका आता है। वह विचार पहले तो आकर्षक लगता है, लेकिन यांग चुन अभी भी मानता है कि वह एक सपना देख रहा है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर वह तथ्य है कि वह उसी स्वर्गीय राक्षस का सामना नहीं कर सकता जो 3 संप्रभुओं को अकेले नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थी। यह उसे उस दिन की याद दिलाता है जब उसने सिर्फ एक और दिन जीने के लिए उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और आखिरकार राक्षसी मार्शल कलाकार बनने का जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। यांग चुन्स का पछतावा उसकी अंतरात्मा पर बोझ बन जाता है। उसका जीवन भारी पछतावे के साथ जीने की परिभाषा है। यही एकमात्र भावना है जो उसे अभिभूत और बोझिल करती है। लेकिन साथ ही वह हमेशा खुद से सोचता था कि अगर यांग चुन को कभी दूसरा मौका दिया गया तो वह निश्चित रूप से जो कुछ भी कर सकता है करेगा, ताकि अलग तरह से जी सके। सियोला द्वारा स्वर्गीय राक्षस के साथ साथ राक्षस मंदिर के भविष्यवाणी किए गए भविष्य को जानते हुए वह सोचता है कि एक अच्छा जीवन जीने का उसका सबसे अच्छा मौका छिपना और जीवित रहने के लिए लंबे खेल खेलना है। यह जानते हुए कि इस तरह का मौका दोबारा नहीं आएगा, योंग चान दूसरी बार विफल न होने और अपने पछतावे भरे जीवन को फिर से सामने आने से रोकने की कसम खाता है। अपने शरीर के मूल भाग में अपनी ऊर्जा को चैनल करते हुए यांग चोन थोड़ा निराश है कि वह आंतरिक ऊर्जा की एक छोटी सी पकड़ से परे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन, आप लोगों ने देखा कि यांसू कैसे आग में घिरी हुई थी। यही फर्क है एक आम आदमी और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच जो पहले ही तीसरा रिंग हासिल कर चुका है।
फिर भी इतनी आंतरिक ऊर्जा होना भी लड़के के लिए पर्याप्त है, यह विश्वास करते हुए कि घर की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली खेती की तकनीक, नौ ब्लेज व्हील की कला उसके शरीर को पोषित करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। यह उसका सबसे अच्छा विकल्प है, और एक बार जब वह चौथे रिंग तक पहुंच जाएगा तो वह आंतरिक ऊर्जा की चमकदार लौ भी दिखा पाएगा, और अपने पिता की तरह सातवें रिंग तक पहुंचने के बाद उसका शरीर इस जीवन बदलने वाली शक्ति से भरपूर होगा। लेकिन जैसे चीजें अभी खड़ी हैं, भाई पहले रिंग के सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके दूसरे रिंग तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा इकट्ठा कर सकता है करना चाहता है। इस यात्रा में सहायता करने के लिए राक्षसी कलाओं की अपनी शक्तियों को सुसज्जित करने में असमर्थ होने के कारण इस बार उसे खुद पर और अपने परिवार की मार्शल आर्ट पर भरोसा करना होगा। ध्यान की अवस्था में वह अपनी सारी ऊर्जा अपने मूल में केंद्रित करता है, लेकिन इसका एक अतिरिक्त नुकसान है कि यह उसके शरीर को पूरी तरह से खाली कर देता है, उसके वर्तमान स्तर पर उसे निकाल देता है। यांग चौन इस समय अपने पास मौजूद कौशलों से मुश्किल से कुछ भी कर पा रहा है। जबरदस्ती करना भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा होगा जिसे छी विचलन कहा जाता है। हालांकि इस गड़बड़ से निकली एक अच्छी बात यह है कि उसे दूसरे रिंग की समझ मिल गई है और वह उस तक पहुंचने के कगार पर है। यांग चान इस स्तर पर बने रहने और नए सफलता हासिल करने के लिए अपने अतीत के जीवन से अलग तरीके से अपना रास्ता बनाने का इरादा रखता है। उसी समय उसे सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि चीजें मूल समय रेखा से भटक न जाएं। सुबह जल्दी आती है और यार अभी भी काम से बाहर है, अपनी दर्दनाक शारीरिक पीड़ा के कारण सो नहीं पा रहा है। यह उसकी गलती है कि उसने अपने बचपन में अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लिया। खुद को तैयार करते हुए वह बाद में अपने पिता से मिलने की योजना बनाता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो वह उसी छोटी लड़की को अपना अभिवादन करते हुए पाकर हैरान रह जाता है। आसमान में एक दरार दिखाई दी। जब लोगों ने सवाल किया कि क्या उन्होंने जो देखा वह एक तारा था या कुछ और, अचानक एक राक्षसी आंख ढहती हुई जगह से बाहर निकली और अपना रास्ता बना लिया। वह दिन था जब राक्षसों ने उनके दायरे पर आक्रमण किया था, और ये कोई आम राक्षस नहीं थे, वे निर्दयी थे और ग्रह को तबाह कर दिया था। जिस आयाम से वे पैदा हुए थे उसे राक्षसी दायरे के द्वार के रूप में जाना जाता है। अब हर एक कबीले ने राक्षसों का मुकाबला करने के लिए एक विशेष बल बनाने का फैसला किया। ये विशेष बल या टुकड़ियां तलवार टुकड़ियों के रूप में जानी जाती थीं, और हर झात कबीले के पास एक थी, लेकिन महान कूप परिवार के पास वास्तव में 5 थीं। भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन हिबिकू वास्तव में 5 कमांडिंग टुकड़ियों की प्रमुख है, और क्योंकि उसे व्यापक रूप से उस बदमाश के रूप में जाना जाता है जो लगातार अपने कबीले में परेशानी खड़ी करता है, उसने मूल टाइमलाइन में उसके अधीन 6 महीने तक प्रशिक्षण लिया। वह वास्तव में वह समय था जब वह सियोला से टकराया था, जिसने उस समय एक सुन्न लगभग भ्रूभंग अभिव्यक्ति अपनाई थी। उन्हें 6 महीने बाद मिलना था, लेकिन जिस तरह से उसने उस छोटी लड़की के साथ व्यवहार किया, किसी तरह वह अगले दिन उसके दरवाजे पर आ गई। भाई का दिन पहले ही खत्म हो चुका है और वह वापस अंदर चला जाता है, लेकिन वह उसकी शर्ट खींचती है, उसे रोकती है और उम्मीद करती है कि वे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। लेकिन बेचारी लड़की अपने शब्दों को ठीक से व्यक्त कर पाती उससे पहले ही उसके दादा ने उसका हाथ झटक दिया, अपने पोते को बिना अनुमति के युवा मालिक को छूने के लिए लापरवाह बदमाश कहकर बुलाया। यांग चौन नहीं जानता कि क्या कहना है, क्योंकि सियोला उससे माफी मांगती है। वह अभी भी उनकी यात्रा के उद्देश्य या उसके दादा के यहां होने से चकित है। उसकी पूर्ण चौंकाने वाली बात के लिए वह आदमी उसे बताता है कि अब से वह कबीले के मुखिया के आदेशों के अनुसार यांग चौन की सेवा करेगा। तथ्य यह है कि इस आदमी ने खुद को आमून वियान के रूप में पेश किया, न कि आह्योगन वियान की। हमारे लड़के को थोड़ा चौंकाता है। जहां तक सियोला की बात है, उसे भी अपने दादा के साथ मिलकर उसकी सेवा करने का काम सौंपा गया है, लेकिन चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। वह एक आह छोड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पिता ही ऐसा कुछ करने के लिए जिम्मेदार हैं। वह अपना आभार साझा करता है, लेकिन अंततः सोचता है कि शुरुआत से ही उसका जीवन बर्बाद है। साथ ही उसे औपचारिक रूप से संबोधित किया जाना वास्तव में पसंद नहीं है, इसलिए वह चाहता है कि वे उसे उसके नाम से बुलाएं।
लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी भी नहीं सुनता। बाद में उसी दिन बूढ़ा आदमी जगह को साफ करने के लिए धूल झाड़ रहा है, जबकि यांग चान उसे संतोष के साथ अपना काम करते हुए देखता है। उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है और अपना ध्यान सियोला की ओर मोड़ता है। यह छोटी साहसी लड़की उसे प्रभावित करना चाहती है और अपने दम पर कपड़ों का एक गट्ठर ले जाती है। यहां तक कि अन्य नौकरानियां भी उस पर दया दिखाती हैं और उससे कुछ बोझ साझा करने का अनुरोध करती हैं, लेकिन सियोला अकेले ही यह करने की कसम खाती है। दुर्भाग्य से उसका उज्ज्वल आत्मविश्वास तब धूल में मिल जाता है जब वह एक पत्थर से टकराती है और भारी धमाके के साथ नीचे गिर जाती है। उस चेहरे के गिरने से चोट लगनी ही थी। जिस तरह से वह गिरी, यहां तक कि कपड़े की टोकरी भी उसके सिर पर आ गिरी, क्योंकि वह निराशा में रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर योंग चुन सोचता है कि वह वाकई एक अनोखी है, क्योंकि वह जो कुछ भी करती है उसमें बुरी होती है। उसकी असली प्रतिभा मार्शल आर्ट में है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि उसके शरीर पर उसका इतना कम नियंत्रण क्यों है। घटनाओं की वर्तमान स्थिति उसका सिर दर्द कर रही है, जबकि दुखी सियोला उसके पास आती है, अभी भी प्यारे ढंग से अपने सिर पर टोकरी पहने हुए उसे हर जगह जाने का वादा करती है जहां वह जाएगा, या कम से कम यही आदेश उसे अपने दादा से मिला था। इसका वास्तव में मतलब है कि लड़के का निजी और असली नौकर सियोला है, बूढ़े आदमी की जगह। लेकिन यह लगभग ऐसा है जैसे अन्य नौकरानियों ने एक चाल चली और उसे ऐसे कर्तव्य में फंसा दिया। एक अविश्वसनीय परिवार के बेटे के रूप में लड़का नहीं जानता कि क्या उसकी अपनी मर्जी से एक नौकर चुनना अच्छा है। उसके सियोला खुद होने के अलावा यह भी तथ्य है कि उसके दादा संप्रभु तलवार उसकी नजदीकी निगरानी करने वाले हैं। वह उसका चोगा ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी झुर्रियों का एक उदास गड़बड़ है। भाई उसका आत्मविश्वास तोड़ देता है क्योंकि वह खुद ही करता है और सोचने लगता है कि क्या कबीले का प्रमुख संप्रभु तलवार की पहचान के बारे में भी जानता है। ये जानते हुए कि उसे अपने पिता से मिलना है, यांग चान सोचता है कि वह जल्द ही अपने जवाब खोज लेगा। जब वह जा रहा होता है तो सियोला उस तक पहुंच जाती है, लेकिन वह उसे यह कहकर रोक देता है कि उसे यहां अपना काम पूरा करना चाहिए। टिप्पणी से वह वास्तव में रो पड़ती है और उसके दादा ने भी इसे देख लिया है। वैसे भी यांग चान चला जाता है और सियोला के लिए अपनी कोमलता का थोड़ा सा हिस्सा दिखाता है जब वह वादा करता है कि अगर वह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाती है तो वह याकवा के साथ लौटेगा। सिर्फ वह छोटी सी टिप्पणी उसे खुशी से उड़ा देती है। परिप्रेक्ष्य यांग चान की ओर बदल जाता है, जो अपने पिता के कार्यालय के सामने खड़ा है, बाहर खड़े रहने से भी चिंतित है। वह डरा हुआ है कि क्या होगा और सोचता है कि क्या उसे ह्योगन और सियोला के बारे में पूछना चाहिए। भाई का दृष्टिकोण तब नाली में चला जाता है जब कबीले का मुखिया पीछे से निकलता है और उसकी जान निकाल देता है। उसे अंदर जाने के लिए कहा जाता है और उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने ही पिता के सामने जोर से शपथ ली। यांग चान गंभीरता से सवाल कर रहा है कि वह उस पल दिल के दौरे से कैसे नहीं मरा। वे उसके नए नौकरों पर चर्चा करके बातचीत शुरू करते हैं। लड़का उन्हें प्राप्त करने के लिए आभारी है, लेकिन वह कारण नहीं जानता। उसका पिता कारण बताने से इनकार कर देता है और मानता है कि उसका बेटा अंततः जान जाएगा। यह अच्छा नहीं है क्योंकि यांग चोन अब समझता है कि उसके पिता को शायद संप्रभु तलवार के बारे में पता है, लेकिन उद्देश्य अस्पष्ट रखा गया है। इसके बजाय कबीले का प्रमुख सुझाव देता है कि लड़का 9 ड्रैगन परिषद के लिए तैयारी करे, जो कल होने वाली है। हालांकि योंग चोन सहमत होता है, उसे याद नहीं है कि परिषद का उद्देश्य क्या था। अचानक छोटा बंदा एक ज्ञान प्राप्त करता है। इस बार भयभीत होकर याद करता है कि परिषद का नाम क्या था। यांग चान सोचता है कि इस बिंदु पर मौत भी अधिक स्वीकार्य होगी, जबकि मुआन, उसका निजी अंगरक्षक, पूछता है कि क्या वह वास्तव में परिषद में भाग नहीं लेना चाहता। आइए इस अनूठी परिषद की अवधारणा का पता लगाएं। यह मूल तलवार टुकड़ियों को सम्मानित करने के लिए है, जो सानों के लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षसी दायरे की रखवाली करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यह उनके प्रयासों को याद करने के लिए साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, और यह तलवार टुकड़ियों में नए सदस्यों को लाने में मदद करने के लिए एक भर्ती कार्यक्रम भी है। और चूंकि वह मुख्य परिवार का सदस्य है, उसे परिषद में भाग लेना होगा। लेकिन भाई बस नहीं जाना चाहता, मुआन को तुरंत उसका सिर काटने का आदेश देता है। लेकिन यहां तक कि निजी अंगरक्षक को भी लगता है कि अगर वह जाने से मना करता है तो उसका पिता शायद योंग चान को दूसरी बार मार देगा।
फिर यह तथ्य है कि दूसरा बुजुर्ग इस बार परिषद की मेजबानी कर रहा है और उसने भी यांग चियोन को धमकी दी थी कि अगर वह इस परिषद में भाग लेने से मना करता है तो वह उसे पीट पीट कर अधमरा कर देगा। स्थिति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरी हो गई। दूसरा बुजुर्ग एक बहुत ही परेशान करने वाला बूढ़ा आदमी है जिसने हमेशा बचपन से ही उसके साथ कठोर व्यवहार किया है। फिर भी बच्चा एक परेशानी खड़ी करने वाला है, इसलिए यह समझ में आता है। वैसे भी उसने लड़के को सौंपा था और उम्मीद थी कि वह महान परिवार के घराने के अनुरूप काम करेगा। कुछ मायनों में युंग चोन बूढ़े आदमी का आभारी है, लेकिन साथ ही वह उससे डरता भी है क्योंकि उसकी अनवरत प्रशिक्षण सत्र और उसे कामों का पहाड़ सौंपना। लेकिन यह वास्तव में प्यारा है क्योंकि दूसरा बुजुर्ग हमेशा लड़के की देखभाल करता था, यहां तक कि तब भी जब कबीले का मुखिया उसकी अनदेखी करता था। यह एक चमत्कार है कि वह अपने मूल जीवन में जिस तरह से निकला, वह भी उस प्रशिक्षण के बाद जो उसने दूसरे बुजुर्ग से सहा था। वैसे भी उनके लिए बाहर निकलने का समय आ गया है। वे तब छोड़ने वाले हैं जब गाड़ी तैयार हो जाएगी, इसलिए लड़का होंगवा से अपडेट के बारे में पूछता है। नौकरानी समझाती है कि वे सियोला की देखभाल कर रहे हैं, जिससे युवा मालिक चिंतित हो जाता है, जो सोचता है कि कहीं उसने और परेशानी तो नहीं खड़ी कर दी। लेकिन जाहिरा तौर पर वे वास्तव में उसे एक साफ सुथरे और प्रस्तुत करने योग्य पोशाक में तैयार करने में व्यस्त थे। उसे इस सुरुचिपूर्ण पोशाक में देखकर यह योंग चुन को भी लड़की की शुद्ध मुस्कान के खिलाफ परेशान कर देता है। वह एक चमकते हुए बच्चे की तरह उसके पास आती है और व्यक्त करती है कि अन्य नौकरानियों ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की थी। लेकिन वह प्रशंसा वास्तव में सच है, क्योंकि यहां तक कि योंग चुन भी उसकी प्यारीपन के खिलाफ खुद को कमजोर पाता है। लड़की उससे सीधे पूछने का साहस जुटाती है कि क्या वह सुंदर दिखती है, और हां, यह अकेले ही छोटे मालिक को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त है। वह इतना परेशान है कि वह उससे बचता है और पूरी तरह से अगले दृश्य में विषय बदल देता है। हम गाड़ी को जबरदस्त गति से चलते हुए देखते हैं, जिससे सियोला को एक आनंददायक सवारी मिलती है। यह वास्तव में उसकी पहली बार इस तरह की गाड़ी की सवारी करने की अनुभूति है, इसलिए वह काफी उत्साहित है। जहां तक मुआन का सवाल है, वह युवा मालिक को बताता है कि परिषद चाउन ओनील के व्यावसायिक जिले में आयोजित की जा रही है, जो उनके क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध जिले के लिए जाना जाता है। चूंकि यह 4 घंटे की लंबी यात्रा है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए योंग चान सोचता है कि झपकी लेना एक बुद्धिमानी भरा विचार हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का परेशान करने वाला और चमकता हुआ बच्चा इतनी जोर से बात कर रहा है कि वह बस नहीं कर सकता। योंग चान उसके मुंह में एक या का स्नैक ठूंस देता है और उसे थोड़ी देर के लिए चुप रहने को कहता है। यह वास्तव में उसे इतना चुप कर देता है कि वह सो जाता है, लेकिन उसकी नींद बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, क्योंकि वह 1 सेकंड बाद जागता है और महसूस करता है कि 4 घंटे पहले ही बीत चुके हैं और वे आ गए हैं। यांग चियोन गाड़ी से बाहर निकलता है और भीड़ भाड़ वाले जिले को सुंदर रोशनी के साथ आकर्षक पाता है, जो महत्वपूर्ण त्योहार को याद करती है। वह थोड़ा खिंचाव करता है और ईल चियोन से टकराता है, जिले का अधिकारी जो युवा मालिक से मिलने के लिए उत्सुक रहा है। यांग चान खुद को ठीक से पेश करता है और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का सम्मान व्यक्त करता है। वह सीखता है कि यह लड़के की बहन और दूसरे नेता के लिए धन्यवाद है कि वे पहले दिन को आसानी से पार करने में सक्षम थे, लेकिन सिर्फ योनू का उल्लेख उसे उसके बुरे रवैये की याद दिलाने के लिए पर्याप्त है। वह भगवान से उम्मीद कर रहा है कि वे एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। खैर, भगवान जाहिरा तौर पर उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि भाई सचमुच अगले ही दृश्य में उसे पाता है। हमेशा की तरह वह उसे घृणा की नजर से देखती है, नाराज है कि उसने उसे नमस्ते करने की भी हिम्मत की। यानू अपने छोटे भाई के बारे में बात करती है कि वह त्योहार के दौरान कितना परेशान करने वाला होगा, उसे व्यवहार करने की सिफारिश करती है। लेकिन पिछली बार की तरह नाराज होने के बजाय वह आकस्मिक रूप से जवाब देता है कि वह बस अपने कमरे में रहेगा। यह उसकी ध्यान खींचने वाली बहन के लिए एक थप्पड़ की तरह आता है। अचानक उसका ध्यान लड़की की ओर जाता है जो उसके भाई के पीछे छिपी हुई है। योनू घृणित रूप से अपने भाई पर ऐसी जगह पर प्रेम करने का आरोप लगाती है। वह दूर चली जाती है, उस विकृत के लिए विलाप साझा करती है जो खुद को नियंत्रित करना नहीं जानता। जब दरवाजा जोर से बंद होता है तो योंग चोंग सवाल करता है कि उसकी मनोरोगी बहन में वास्तव में क्या खराबी है। वह अधिकारी चायोन से भी माफी मांगता है कि उसने ऐसा दृश्य देखा, लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय युवा मालिक पहले कहीं और एक जरूरी पड़ाव बनाना पसंद करता है।
सियोला को साथ लेकर वे मुख्य मैदान का दौरा करने का फैसला करते हैं, जो अपने आकार में विशाल और सजावटी है। 5 तलवार टुकड़ियों की पहले दिन तालियां बजाई गईं और कल नए सदस्यों का चयन होगा। यह एक अच्छी बात है कि मुख्य परिवार के सदस्यों को प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। यांग चान सोचता है कि वह एक ठंडा जीवन जीने वाला है जब तक कि दूसरा बुजुर्ग अचानक कहीं से नहीं निकलता। यह पूरा "वह मेरे पीछे है ना?" मीम है, क्योंकि भाई का दिन बर्बाद होने वाला है। आसमान से बिजली की तरह उसे मारते हुए दूसरा बुजुर्ग लड़के पर वास्तव में त्योहार में दिखाने के लिए गर्व महसूस करता है। उसकी हथेली को अपने चेहरे की ओर बढ़ते देख युवा चांद डर जाता है कि उसकी खोपड़ी फट सकती है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए बूढ़ा आदमी बस उसे थपथपाता है और पूछता है कि लड़के के फैसले को किसने प्रभावित किया। आखिरकार यांग चुन ने हर बार दूसरे बुजुर्ग से बचने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। जब छोटा लड़का उसे बताता है कि उसे दूसरे बुजुर्ग के गुस्से की खबर मिली, तो वह ऐसा दिखावा करता है जैसे उसने कभी ऐसा भयानक कुछ नहीं कहा। बूढ़ा आदमी विशेष रूप से लड़के के प्रति जुनूनी होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वह वास्तव में घराने का इकलौता बेटा है। दूसरी ओर सियोला उससे मिलकर बहुत उत्साहित है, अपनी खुशी व्यक्त करती है, लेकिन भगवान लानत है, वह उसे मौत के दानव की तरह देखता है, जिससे उसकी अभिव्यक्ति भय और उदासी में बदल जाती है। वह इतनी प्यारी है कि डरकर पीछे हट जाती है, यांग चान के पीछे छिप जाती है, जो बूढ़े आदमी से कहता है कि वह लोगों को घूरने के बजाय हल्का हो जाए। बूढ़ा आदमी वास्तव में हल्का हो जाता है और पूछता है कि क्या सियोला उसकी प्रेमिका है, लेकिन यांग चान स्पष्ट करता है कि उसके कपड़े किसी को भी पुष्टि करना चाहिए कि वह सिर्फ एक नौकर है। वह छिपने के लिए चली जाती है, जबकि दूसरा बुजुर्ग सिफारिश करता है कि बच्चा रात के लिए कुछ नींद ले। जाने से पहले वह आकस्मिक रूप से यांग चुन को बताता है कि अगर वह त्योहार से भागने की कोशिश करेगा तो वह उसकी जान ले लेगा। हाँ, या तो वह वाकई उसे प्यार करता है या वाकई नफरत, मैं नहीं बता सकता। वैसे भी सियोला उसे बियर मैन कहती रहती है और मैं उससे प्रेरित हूं, इसलिए अब से वह उसका नया नाम होगा। दिलचस्प बात यह है कि बियरमैन ने निष्कर्ष निकाला कि इस बार बच्चे में कुछ अलग है। त्योहार के दूसरे दिन के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए यांग चुन पहले से ही यहां सुबह सुबह है, लेकिन एक लंबी कतार के पीछे, क्योंकि आवश्यकताएं काफी लचीली हैं कि कोई भी भाग ले सके। तलवार टुकड़ियों में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लगा रहे हैं। आखिरकार तलवार टुकड़ी का हिस्सा बनना एक सम्मानजनक बात है। अचानक सियोला का शरीर डर से कांप उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि भालू दादा उसका शिकार करेगा। वह यहां तक कि प्यारे ढंग से सुझाव देती है कि वे भालू से कुछ देर के लिए सोने को कहें, जो बहुत मजेदार है। वैसे भी हमारा लड़का नहीं जानता कि उसे क्या डरा रहा है। दुर्भाग्य से वह उसे आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वह संप्रभु तलवार की पोती है। वह सियोला से वादा करता है कि अगर वह डरती है तो मुआन किसी भी खतरे का ध्यान रखेगा। निजी अंगरक्षक को पता नहीं है कि भालू दादा शब्द का क्या मतलब है, जब तक कि हमारा लड़का व्यक्त नहीं करता कि यह दूसरा बुजुर्ग है जिसका वे जिक्र कर रहे हैं। दुर्भाग्य से एक निजी अंगरक्षक जैसे मुआन के लिए कर्तव्य बहुत अधिक है, इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शायद सियोला का बलिदान करना सबसे अच्छा है। मजेदार बात यह है कि वह वास्तव में इस आदेश को दिल से लेती है और निष्कर्ष निकालती है कि आज उसका अंतिम संस्कार है और वह सबकी खुशी के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगी। उसके अतीत के स्वयं का हृदय स्पर्शी चित्रण आनंददायक है। यांग चान उसे बार बार याद दिलाता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन पता चला कि सियोला बस चाहती है कि वह उसे खुशी से मरने के लिए गोश्त की पकौड़ियों का एक गुच्छा खरीदे, इसलिए वह उसे करने देता है जो वह चाहती है। जब वह दूर होती है तो मुआन साझा करता है कि युवा मालिक सियोला के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि वह एक आकस्मिक नौकर है। बेशक यह इसलिए है क्योंकि वह अभी भी उसे अपने मूल जीवन की सियोला के रूप में सोचता है, हालांकि वह ऐसा दिखावा करता है जैसे उसकी परवाह नहीं है। मुआन चालाक है और इंगित करता है कि युवा मालिक ने अभी भी उसे पकौड़ियों के लिए अपना ही पैसा दिया था। उसके खिलाफ बहस करने में असमर्थ युवा मालिक बस दूर मुड़ जाता है। मुआन वास्तव में यह खोजकर बहुत खुश है कि लड़का अफवाहों द्वारा चित्रित तरीके से अलग है, जबकि यांग चान उसे सलाह देता है कि वह सभी चीजों में कुछ पकौड़ियों पर दिल न बदले।
साथ ही वह मुआन को इस बात पर पकड़ता है कि उसने कुछ अफवाहों पर युवा मालिक को जज किया। उसे उसके निजी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से अभी केवल 2 सप्ताह हुए हैं। उसने ऐसा कुछ कहने का एकमात्र कारण यह है क्योंकि यांग चान ने उसे ताज़ा ताज़ा प्राप्त किया था जैसे ही वह अपने पिछले जीवन में वापस आया था। उनकी बातचीत एक जोरदार महिला द्वारा बाधित होती है जो एक महिला को पुकारती है, उसे सलाह देती है कि वह अकेले इधर उधर न भटके। लड़की व्यक्त करती है कि वह अपने दम पर ठीक है क्योंकि हाउस ऑफ कूप के बहुत से महान लोग उसके आसपास हैं। इन लड़कियों की आवाज यांग छाउन जैसी लगती है जिससे वह विचार मग्न हो जाता है। रहस्यमय लड़की की नौकरानी योबी तर्क देती है कि यह परेशानी होगी अगर वह कूप परिवार के युवा मालिक से टकराए। फिर भी उनके परिवार में बहुत सारे लड़के थे, इसलिए वह किसी का भी जिक्र कर सकती थी। यांग चौन के अनुसार यहां तक कि लड़की को भी लगता है कि इतनी भीड़ में उससे मिलना असंभव है, लेकिन यहां तक कि यांग चान के पास भी एक आत्म जागरूक चौथी दीवार तोड़ने वाला पल होता है, ये विश्वास करते हुए कि यह किसी तरह का संकेत है। लड़की पीछे मुड़ती है, केवल अपनी आंखों के सामने हैरान युवा मालिक को देखकर चौंक जाती है। मुआन उसके कान में फुसफुसाता है, समझाता है कि उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर स्थिति शायद अजीब है, इसीलिए वह सोच रहा है कि क्या वह इन लोगों को जानता है। लेकिन बेशक उसका चेहरा देखकर यांग चान बस भूल नहीं सकता। जिस लड़की की अंधेरी आंखें थीं, उसकी उंगली पर एक अंगूठी थी जिसमें एक अस्पष्ट पैटर्न था। हालांकि कोई भी अंगूठी पर प्रतीक के बारे में नहीं जानता, लेकिन वह जानता है कि यह पिंक क्षेत्र के हाबुक के घर से संबंधित है। यह वही महिला उसकी पूर्व मंगेतर के रूप में प्रकट होती है। आइए बात करते हैं कि इन दोनों के बीच सगाई कैसे हुई। महान घरों से संबंधित होने के नाते वे मुख्य रूप से समान उम्र के थे और पिंग हाउस को संदेह था कि युवा लड़का एक दिन कबीले का मुखिया बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को उसके साथ सगाई में सौंप दिया। जितना स्पष्ट हो सकता था, इस बंदे ने टन की समस्याएं खड़ी कर दी और परेशानी खड़ी करने वाले के रूप में उसकी स्थिर प्रतिष्ठा के कारण पिंग हाउस डर गया और सगाई आखिरकार उसके अंतिम शब्दों के कारण टूट गई। तुरंत वह सवाल करती है कि वह यहाँ क्यों है, लेकिन योंग चौन उसे काट देता है और वहीं पूछता है। वह उसे बताती है कि यह कुछ जरूरी काम के कारण है और क्योंकि उसके परिवार के कारण उसे सानो क्षेत्र में अपने इरादों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वह उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जिससे वह नाराज हो जाती है क्योंकि वह उसे 1 साल के उम्र के अंतर की याद दिलाती है। इसलिए वह तुरंत शिष्टाचार अपनाने और उचित रूप से उसका उल्लेख करने का फैसला करता है। वह अपना ध्यान सियोला की ओर मोड़ता है और व्यक्त करता है कि उन्हें पकौड़ियों के साथ छोड़ देना चाहिए। इस बीच यह प्यारा छोटा राक्षस पकौड़ियों का एक गुच्छा हासिल कर लेता है और खुशी खुशी जाने के लिए तैयार है। अपने विदाई के शब्दों के साथ वह अपनी पूर्व मंगेतर से कहता है कि वह यहाँ अपना समय आनंद ले, जो उसके लिए एक झटके के रूप में आता है। वह सभी लोगों में उससे टकराने का पछतावा करती है और उसके बगल में नौकरानी पर ध्यान देती है। वह थोड़ा नाराज है कि उसने पहले ही खुद को एक सुंदर नौकरानी मिल ली है और आंतरिक रूप से महसूस करती है कि वह अभी भी वही सन की बदमाश है। उस दिन लौटते हैं जब उनकी सगाई टूटी थी। यांग चान ने उसे एक गणिका की बेटी के अलावा और कुछ नहीं कहा, जिससे उसकी मां का अपमान हुआ और उसे इतना गुस्सा आया कि वह उसे पीटने वाली थी। लेकिन यांग चान के पास स्पष्ट रूप से स्टील के अंडे थे क्योंकि उसने अपना बयान वापस लेने के बजाय दोगुना कर दिया। इसलिए भाई ने एक लड़की से माइक टायसन हुक खाया जो अच्छी तरह से योग्य था। वह उसके रवैये से तंग आ चुकी थी, यहां तक कि रणनीतिक सगाई के बाद भी उसके घर के कारण योबी लड़की को रोकने के लिए वहां थी, लेकिन उसने उसके हाथ को झटक दिया, उसके चेहरे के बगल में अपना पैर पटका और यांग चुन्स की गांड को मारने के लिए तैयार थी। हाँ, उसकी याद में वह एक कमाल का दिन था, यहां तक कि अब भी वह खुद को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि वह वही है, लेकिन यह बच्चा वास्तव में अपनी नौकरानी की पकौड़ियों के साथ मदद कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके बारे में कुछ अलग है, हालांकि वह इसे उसके लिए सिर्फ एक असामान्य दिन मानती है, यह मानते हुए कि उस जैसा जोकर कभी परिपक्व नहीं हो सकता। फिर भी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि शायद वह बदल गया। अचानक वे दूरी में एक और जोरदार आवाज सुनते हैं। जाहिरा तौर पर कोई आदमी नाराज है, इस बारे में बात कर रहा है कि भर्ती करने वाले उसकी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार होंगे। यह एक अस्पष्ट टिप्पणी है जो सभी को मौन कर देती है।
जब वे लोग बहस कर रहे होते हैं तो युवा मालिक सिफारिश करता है कि वे स्थिति से निपटने में मदद करें, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मुआन इस बात पर जोर देता है कि जब तक कारण उन्हें मजबूर न करे, उन्हें वास्तव में कार्य नहीं करना चाहिए। अंत में वे उस आदमी को भर्ती करने वालों द्वारा संभाले जाने देने का फैसला करते हैं जो उस परेशानी वाले साथी की देखभाल करेंगे। वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन फर्क यह है कि यह आदमी सचमुच भर्तीकर्ता को जमीन पर पटक देता है, यह विश्वास करते हुए कि यह प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अपने मूल्य को साबित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बेशक चीजों को संभालने के उसके कठोर तरीके के कारण उसे प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है। मुआन सुझाव देता है कि वे हस्तक्षेप करें, जबकि सियोला उस शांत चीज से मनोरंजन करती है जो अभी अभी हुई थी। निजी अंगरक्षक युवा मालिक की स्थिति को खारिज करने से बहुत हैरान है। यांग चान तर्क देता है कि वह बस परेशानी भरे मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि भर्ती करने वाले अपरिवर्तनीय निर्णय में उचित ठहराए जाते हैं। क्योंकि उनके सामने वाला आदमी अपनी पहचान नहीं बता रहा है, वे उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते, भले ही उसने अपने कौशल साबित कर दिए हों। गंभीर रूप से परेशान होकर वह आखिरकार पिंग हाउस के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान प्रकट करता है, जिसका अर्थ है कि यह आदमी वास्तव में यांग चान का पूर्व सौतेला भाई है। ये घोषणा उन दोनों का ध्यान खींचती है, उसे प्रतियोगिता में प्रवेश करते देखकर चौंक जाते हैं। आइए सम ये पर वापस जाएं और देखें कि इससे क्या हुआ। एक दिन लड़की ने अपने भाई को सुबह सुबह जागते हुए पाया। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों था, जबकि वह खाना खा रहा था और आग जलाने के बाद गर्म होने का समय बिता रहा था। उसकी बहन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है और सिर्फ नाम पट्टिका की परवाह करती है जिसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए है। उसने मजाक उड़ाया कि वह इसे जलावन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है और तुरंत एक पत्थर से पीटा गया। उसकी बहन उसकी शरारतों से तंग आ चुकी थी। वह हमें अपने भाई के बारे में एक छोटा सा मजेदार तथ्य देती है। वह वास्तव में पिंग हाउस के इतिहास में सबसे कम उम्र के उत्तराधिकारी के रूप में स्नातक हुआ। नाम पट्टिका विशेष है क्योंकि उसे इसे सीधे अपने स्वामी से प्राप्त किया था। जबकि वह गंभीर विषय को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, उसका भाई अभी भी जलावन के बारे में मजाक कर रहा है और अपनी बहन से पिटाई खाता है। वह घर के उत्तराधिकारी के कर्तव्यों पर जोर देती है और उसके शब्द उसकी अभिव्यक्ति को दुखी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वह ऐसा बोझ उठाना नहीं चाहता। उसकी बहन इस पर ध्यान देती है और टिप्पणी करती है कि वह एक प्रतिभाशाली है जिसने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां अर्जित की हैं, और फिर भी वह अभी भी असंतुष्ट लगता है। एक नर्वस हंसी छोड़ते हुए वह उसे सही करता है, कुछ समय के लिए घर छोड़ने के अपने इरादे बताते हुए। उसे धक्का देने के बजाय वह उसे सलाह देती है कि वह टहलने का आनंद ले। फिर सुझाव उसके छोटे दिमाग में एक विचार को प्रकाशित करता है, लेकिन ऐसे तरीके से जिसकी उसकी बहन कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उस क्षण से 4 लानत महीने बीत गए और उसे उससे जो मिला वह एक नोट था जिसमें लिखा था कि वह थोड़ी देर के लिए चला जाएगा। वह नाराज थी और योबी से शिकायत करती है, जिसने वास्तव में सूचना दी कि वैग्रेंट कबीले को उसके स्थान का पता चल सकता है। वह यह सुनने के लिए मर रही थी कि उसका भाई कहाँ गया था, लेकिन सानो क्षेत्र उसके लिए कभी समझ में नहीं आया। खैर, अब तक, क्योंकि वह अभी उसी परेशानी खड़ी करने वाले से टकराई है जो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अपना मुंह खोले हुए था। भाई भर्ती करने वालों से बहस कर रहा था और समझाया कि उसके पास खाली करने का समय नहीं है। हलचल ने हमारे लड़के और अंगरक्षक का ध्यान आकर्षित किया। दोनों ने उसे ब्लैक नाइट ब्लेड के बारे में बकवास करते सुना, जो हाउसपिंग की एक तकनीक है। हमारा लड़का सोचता है कि स्थिति यहां से केवल बदतर होगी, इसलिए वह बिखर जाना चाहता है। लेकिन बेशक दादा भालू को सबसे खराब संभव समय पर उसके पल में बारिश करनी पड़ी और लड़के का चेहरा पकड़ लिया। उसने व्यक्तिगत रूप से परेशानी खड़ी करने वाले को प्रभावशाली पाया क्योंकि उसका पैंग परिवार से संबंध था और लड़के को शामिल होने की अनुमति दी। ये केवल तभी होता है जब वो जिन पंग अपनी आधिकारिक शुरुआत करता है, हाउस ऑफ कूप के दूसरे बुजुर्ग से मिलने का बहुत सम्मान व्यक्त करता है। दादा यहां हंसते हुए अपना चेहरा खो देता है, और क्योंकि वो जिन ने अभी उसकी चापलूसी की है, वह लड़के को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए और भी तैयार है। अब भर्ती करने वाले लड़के की पहचान के कारण निर्णय के खिलाफ सख्त हैं। दूसरा बुजुर्ग मानता है कि वो जिन सच बोल रहा होगा क्योंकि लड़का अपने पिता के रूप रंग की तरह दिखता है। इसके अलावा
जो अंगूठी वह पहन रहा है वह एक और प्रमाण है। मुझे यह इंगित करना होगा कि यांग चान काफी हैरान है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह वू जुन भी था। वैसे भी दादा भालू व्यक्त करता है कि प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को महान टुकड़ियों में शामिल होने की अनुमति देना है, इसलिए वह उत्सुक है कि पिंग हाउस का उत्तराधिकारी यहाँ क्यों है। वू जुन आत्मविश्वास से प्रकट करता है कि उसे वास्तव में अपने घर पर अपना समय पसंद नहीं है, एक कारण जो दूसरे बुजुर्ग को हंसी में तोड़ देता है, जबकि उसी समय यांग चान को लगता है कि वे दोनों मूर्ख हैं। वू जुन आकस्मिक रूप से साझा करता है कि वह अपने घर से भाग गया क्योंकि वह नियमों के खिलाफ विद्रोह करना पसंद करता है। दूसरा कारण जो यहाँ के बूढ़े आदमी को हंसी में तोड़ने के लिए है। ठीक है, वास्तव में दिलचस्प हिस्सा यह है कि वू जिन की उम्र 23 साल है, क्योंकि मैं शपथ ले सकता हूं कि अगर उन्होंने यह नहीं बताया होता तो वह एक किशोर था। दूसरा बुजुर्ग पिंग हाउस के उत्पाद से प्रभावित है और योंग चुन की तुलना में दयनीय रूप से कमजोर होने के लिए घृणित नजर डालता है। मुआन और सियोला दोनों योंग चुन से स्पष्टीकरण की जांच करते हैं और वह उन्हें चुप रहने के लिए कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, जबकि चुपचाप पीड़ित होता है। खैर, दूसरी सोच पर यांग चोन प्रतिबिंबित करता है कि वह टिप्पणी से नाराज या ईर्ष्यालु नहीं है, क्योंकि पिंग हाउस के उत्तराधिकारी को वास्तव में एक ड्रैगन माना जा सकता है। यही वही लड़का भविष्य में स्वर्गीय ब्लेड के रूप में जाना जाएगा। उससे एक संबंध खींचते हुए यांग चान अचानक याद करता है कि उसकी वू जुन की बहन से पहले मुलाकात हुई थी। उसके बारे में बात करते हुए आई पेन उसके भाई को खोजने के लिए दौड़ी आती है। आप सोच सकते हैं कि यह एक भावुक क्षण होने वाला है, लेकिन नहीं, वह सीधे उसके चेहरे पर एक पंजा मारती है और उस आदमी को जमीन पर गिरा देती है। एआई गंभीरता से नाराज है कि वह अपने घर का उत्तराधिकारी बनने के तुरंत बाद भाग गया। उसके चेहरे पर चोट लगने के साथ वो जुन टाइम आउट के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन अपने जॉन विक मोड में है और उसे पीटने से पहले मुश्किल से दूसरा स्पेयर करती है। उसे पीटते समय वह इस बारे में बात करती है कि वह अपने ही घर को छोड़ने के लिए कितना शर्मनाक है, सिर्फ हाउस ऑफ कूप के लिए एक प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। भाई वैध रूप से पिट रहा है और एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की की तरह बचाए जाने की भीख मांगता है। एआई ने उसे इतना बुरी तरह पीटा कि उसका खून उसके पूरे शरीर पर था, लेकिन बुजुर्ग देखना बंद कर देते हैं और तुरंत उसे रुकने का आदेश देते हैं। उसे देखकर वह चौंक जाती है और स्थिति स्पष्ट करने से पहले माफी मांगती है। भविष्य में अतिरिक्त मुआवजे के साथ कूप हाउस को इसकी भरपाई करने का वादा करती है और आदेश देती है कि वे अब छोड़ देंगे, लेकिन उसका जिद्दी भाई अपने फैसले पर अड़ा हुआ है कि वह रुकेगा, जिससे वह यह सवाल करती है कि क्या वह अभी और पिटाई की तलाश में है। लेकिन इस बार वो जिन गंभीर है, इतना कि यहां तक कि एआई को भी डर लगता है। वह नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों कर रहा है या उसे क्या हुआ है, लेकिन लड़का अपने फैसले में स्पष्ट है, यह विश्वास करते हुए कि पिंग हाउस बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। वह सोचता है कि अंततः अपने कर्तव्यों को स्वीकार करने से पहले जितना हो सके उतना मजा लेना बेहतर है। कर्तव्य से बचने के लिए उसे अपने अंग खोने या बस मरने की आवश्यकता होगी, और चूंकि वह दोनों का प्रशंसक नहीं है, उसने एक तीसरा रास्ता खोज लिया है। वो जिन खुले तौर पर घोषणा करता है कि उसने परिवार के प्रमुख होने की अवधारणा को तिरस्कृत किया, यह और जोड़ते हुए कि पिंग हाउस के लोगों को उनके तरीकों के कारण इंसान भी नहीं कहा जा सकता। यह जानते हुए कि उसे ही उत्तराधिकारी की भूमिका निभानी है, उसने अपनी बहन की खातिर भी इस खिताब को स्वीकार कर लिया है। जहां तक हमारे लड़के यांग चान का सवाल है, वह बियर दादा के फैसले पर सवाल उठा रहा है कि वो जुन को भाग लेने दिया जाए, खासकर जब से यह मामला प्रतियोगिता के पैमाने से परे है और अन्य घरों से संबंधित है। बेशक यहां तक कि दूसरा बुजुर्ग भी मानता है कि इसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं हो सकता है, इसलिए वह वो जुन को एक लड़ाई में उससे लड़ने की व्यापक सिफारिश के साथ बुलाता है। अगर वो जुन दादा भालू को यहां हराने में कामयाब होता है तो वह शामिल हो सकता है, लेकिन बेशक यह सिर्फ एक असंभव कार्य है। एआई भी सोचती है कि वह अपने मजाक के साथ भयानक है, लेकिन बूढ़ा आदमी अपने शब्दों पर अडिग है और मानता है कि विजेता तय करने के लिए 10 हिट पर्याप्त से अधिक होंगे। जहां तक वो जिनकी बात है, उसकी युवा और दृढ़ निश्चयी आंखें हैं। दूसरा बुजुर्ग अपने शब्दों पर वापस जाने के बारे में कोई विचार नहीं करता है। दूसरा बुजुर्ग वो जिनके लिए जीत की स्थिति समझा रहा है, यह कहते हुए
कि उसके शरीर के साथ एक भी संपर्क भी युवा को विजेता के रूप में निष्कर्ष निकालेगा, जब अचानक युवा उत्तराधिकारी घर पिंग के पीछे से भारी गति से दौड़ता है। दादा भालू यहां लापरवाही से खड़ा है, जबकि वो जिन ऊपर से उसकी गांड में चिड़चिड़ाहट करने वाला है। लेकिन तालिकाएं तुरंत पलट जाती हैं जब वो जिन को बूढ़े आदमी से एक सचमुच राक्षसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी मुट्ठी छोड़ता है। हाँ, वह अगले दृश्य में निश्चित रूप से मर चुका है। अगले दृश्य में हम प्रतियोगिता मैदान में तेजी से आगे बढ़ते हैं, जहां यांग चियोन और उसकी बहन यॉन सू के बीच लड़ाई तय की गई है। बेशक उसकी दोहरी चेहरे वाली बहन दूसरों के सामने खिलकर और प्यारी दिखाई देती है, जबकि हमारा लड़का यहां यह सवाल कर रहा है कि वह यहां आखिर क्यों है। इसके अलावा उसकी अपनी बहन के खिलाफ लड़ाई। वैसे भी आइए थोड़ा पीछे चलें और देखें कि वो जुन का क्या हुआ। जैसा कि मैंने कहा, बच्चे को दादाजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और एक बवंडर की तरह जमीन पर गिरा दिया गया था। लड़ाई पहले ही हिट में तय हो गई थी और ये बूढ़ा अचानक एक हत्या करने वाली मशीन से एक मस्ती प्यार करने वाले दादा में बदल गया। दूसरी ओर यांग चान यह सवाल कर रहा है कि यह पागल आदमी इतनी दूर क्यों गया जब वह आसानी से वार से बच सकता था। दादा भालू जोर देकर कहता है कि वह मुट्ठी के साथ भी बहुत पीछे हट गया, जिसने वू जिन की हवा निकाल दी। यांग चान पिंग हाउस के प्रकोप से गंभीरता से डरता है अगर वे इस जानकारी के बारे में जानते हैं, लेकिन बूमर को इसकी परवाह नहीं है। हमारा लड़का यहां तक कि एहेई को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह सोचती है कि उसका भाई उस मुक्के के लायक था। लड़की का विश्लेषण करती है कि शायद यही एकमात्र तरीका था युवा उत्तराधिकारी को विनम्रता सिखाने के लिए। हालांकि यह तार्किक लगता है, दूसरा बुजुर्ग तुरंत ऐसे दावों से इनकार कर देता है, यह स्पष्ट करते हुए कि उसने सिर्फ इसलिए स्पैर की पेशकश की क्योंकि वह कुछ मजा करना चाहता था। उसकी प्रतिक्रिया का विरोध करते हुए योंग चुन अपने नौकर को प्रस्ताव देता है कि भालू को छोड़ना एक अच्छा विचार है। उसकी प्रतिक्रिया के विपरीत सियोला यहां फिल्म का दृश्य देखने जैसा एनिमेटेड है। उसकी वर्तमान स्थिति हमारे लड़के को आश्चर्यचकित कर देती है कि यही लड़की कैसे अस्तित्व में सबसे भयानक योद्धा बन गई। दूसरा बुजुर्ग सियोला की प्रशंसा करने के लिए जल्दी से एक प्रशंसक बन गया। उसने मिठाई प्रेमी लड़की के साथ थोड़ा सा स्नैक भी साझा किया, जिसने अचानक अपना रवैया बदल दिया और भालू दादा से प्यार करने लगी। यह देखते हुए कि यांग चान को बाहर छोड़ दिया जा रहा है, दूसरा बुजुर्ग सोचता है कि उसे भी एक उपहार देना सबसे अच्छा है, यह प्रकट करते हुए कि वह हमारे लड़के को किसी के खिलाफ मुकाबला करने के लिए बनाने जा रहा है। और अच्छी तरह से आप जानते हैं कि हम इस गंदी जगह पर कैसे पहुंचे। यांग सीन को अपनी बहन का सामना करना पड़ता है और वह इस बात पर काफी हैरान है कि वह अपनी तलवार का उपयोग नहीं करना चाहता। यह लड़के को भी हैरान कर देता है, जिससे वह सोचता है कि क्या उसने इस उम्र में हथियार का इस्तेमाल किया था। नॉलॉ ब्लेज व्हील तकनीक की कला के बारे में अच्छी बात यह है कि यह विभिन्न अलग अलग हथियारों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। हालांकि आमतौर पर इसका उपयोग अधिकतम प्रभावशीलता के लिए तलवारों पर किया जाता है। यहां समस्या यह है कि यांग चोन को तलवार चलाने का कोई पता नहीं है, क्योंकि उसने बाद के जीवन में अपने नंगे हाथों से लड़ने की शैली में परिवर्तन किया था। भाई ने वास्तव में सिर्फ इतना कहा था कि ये हाथ हर किसी के लिए ई रेटेड हैं। यानसू कबूल करती है कि उसे इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने हथियार का इस्तेमाल किया या नहीं, और उसका अहंकारी व्यक्तित्व उसके कवर में मदद करता है। लड़की केवल एक चीज के लिए सबसे अधिक आभारी है, उसने एक सुनहरा अवसर प्राप्त कर लिया है जिससे उसे परेशानी में पड़े बिना काले और नीले रंग में पीटने का मौका मिलता है। यह और भी बेहतर है कि उसका अपमान बाकी दुनिया के सामने देखा जाएगा। यह आदस गंभीरता से पागल है, लेकिन योंग चौन भी लड़ाई के लिए सचमुच घबराया हुआ है। उसकी दूसरे बुजुर्ग के साथ बातचीत पर वापस जाते हुए वह उसके खिलाफ अपनी बहन से लड़ने के मात्र सुझाव से नाराज था। दादा भालू ने खुद को निराशा में गिरते हुए पाया, यह विश्वास करते हुए कि प्रतियोगिता अन्यथा बहुत उबाऊ होगी। यांग चान महसूस कर सकता था कि यह पुराना मूर्ख केवल उससे मनोरंजन चाहता था। यार के पास मैच छोड़ने का एक अच्छा रणनीति थी जैसे ही यह शुरू हुआ, लेकिन दूसरा बुजुर्ग सचमुच उसका दिमाग पढ़ता है और लड़के को वू जिन की बेहोशी की ओर इशारा करता है, जो संक्षेप में कहता है,
मैं तुम्हारी गांड को ठीक वैसे ही पीटूंगा जैसे कि तुम हार मान लेते हो। यांग चान वास्तव में इस तथ्य को पचा नहीं पा रहा था कि वह एक विशाल भीड़ के सामने हारने वाला था, लेकिन बूढ़े आदमी ने वास्तव में एक अलग राय साझा की, यह सवाल करते हुए कि क्या लड़के ने पहले ही हारने का फैसला कर लिया है। उसके शब्द युवा चौन के दिमाग को घेर लेते हैं। उसे जो नया जीवन वादा किया गया है वह उसके लिए बहुत कीमती है कि वह उसे इस तरह बर्बाद होने दें। यही कारण है कि वह जटिलताओं को रोकने के लिए अपनी बहन से लड़ना नहीं चाहता। जबकि वह अपनी चिंतन के बीच में है, यानसू उसे बुलाती है, अपने भाई के लिए अपनी नाराजगी को गर्जना करती हुए कि वह घराने का उत्तराधिकारी चुना गया था सिर्फ इसलिए कि वह पैदा हुआ था। लड़ाई शुरू होती है और यह लड़की उस पर पागल हो जाती है, एक तेज स्लैश छोड़ती है जिसे वह बचाने में कामयाब होता है। यानसू दूसरे स्लैश के लिए जाती है जिसे हमारा लड़का बिना किसी समस्या के डक करता है। उसकी कॉम्बो अभी काफी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वह अगले एक क्षैतिज स्लैश के लिए जाती है जिससे वह पीछे हट जाता है और फिर से डक हो जाता है। एक खौफनाक एहसास यानसू पर हमला करता है। उसका भाई उसके स्लैश से बच रहा था, हालांकि वह सिर्फ दूसरे रिंग पर था। दूसरी ओर यांग चान प्रतिबिंबित करता है कि वह मुश्किल से प्रत्येक हिट से बच पा रहा है, लेकिन यह उसके शरीर पर टोल लेना शुरू कर रहा है, सीधे साबित करता है कि उसे अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लेकिन उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उसे इस लड़ाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक तरीका यह हो सकता है कि वह सीधे हिट ले और बेहोश होने का नाटक करे। उसी समय जिस तरह से वह उस पर हमला कर रही है, भाई नाटक नहीं करने वाला है। वह सोचता है कि वह वैध रूप से आउट ऑफ कमीशन होने जा रहा है, इससे पहले कि वह यहां तक कि एक युद्ध योजना बना सके। उसकी बहन फिर से आक्रामक हो जाती है, उसकी वर्दी पकड़ लेती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जगह पर रहे, क्योंकि वह एक और तलवार स्लैश छोड़ती है, लेकिन वह उससे भी बच जाता है और जल्दी से अपने ऊपर का हिस्सा खोल देता है, जिससे योनू उसे आधे में फाड़ देती है। लड़का अपनी बहन को उस पर इतनी खून की प्यास होने के लिए चिढ़ाता है कि उसके हमले अनुमानित हैं। वह सिफारिश करता है कि वे लड़ाई रोक दें, ये सवाल करते हुए कि वह उससे कितनी नफरत करती है, भले ही वे असली तलवारों का उपयोग नहीं कर रहे थे। उसने अपनी शर्ट को इतनी शक्ति से आधे में फाड़ दिया। यानसू जवाब देती है कि उसे भयानक वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा कि वह सिर्फ सिस्टम की वजह से कभी उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगी। भले ही उसने प्रशिक्षण लिया और उसने अपना जीवन कारण के लिए समर्पित कर दिया, और फिर भी वह लड़का जो कुछ भी नहीं करता है और कचरे के ढेर की तरह रहता है, उसे आसानी से स्थिति सौंप दी जाती है क्योंकि वह एक बेटा है। इसीलिए वह उससे इतनी नफरत करती है और मानती है कि उनकी स्थिति अनुचित है। यानू इसे एक कदम आगे बढ़ाती है, अपने हथियार को आंतरिक ऊर्जा से भरकर अपने वर्तमान स्तर के साथ लड़ाई के दांव को बढ़ाती है। यांग चान ये खोजकर हैरान है कि उसकी बहन पहले ही तीसरे रिंग से आगे निकल चुकी है। हमलों का सिलसिला जारी है क्योंकि वह उसे कम से कम एक हमले में पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। वह उसे कायर और बेकार जोकर भी कहती है, जो सिर्फ इसीलिए बचता है क्योंकि वह बस इतना ही कर सकता है कि वह बिना प्रतिभा वाला है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो दृढ़ नहीं है। वह सोचती है कि अगर उसका भाई इस जीवन शैली को जारी रखने वाला है तो हो सकता है कि उसे खत्म करने का भाग्य हो। दिलचस्प बात यह है कि लड़का चुपचाप उसकी शिकायतें सुनता है और अगले हमले में हम लड़की के चेहरे पर दुख की भावना भी देख सकते हैं। यांग चौन निडर खड़ा है और कुछ नहीं करता। योन सुस्की उसकी मां के लिए क्रूर शब्द सुनता है। निष्कर्ष दिलचस्प है क्योंकि वह वास्तव में उसकी कलाई को पकड़कर हमले को रोकने में कामयाब होता है। एक राक्षसी घूरने के साथ जवाब देता है क्योंकि यांग चान सवाल करता है कि उसकी बहन के मुंह से क्या बकवास निकली। लड़की जानसू के एक मोनोलॉग का पालन करते हुए खुले तौर पर स्वीकार करती है कि वह अपनी बड़ी बहन को बहुत सम्मान देती है। उसे महज 15 साल की उम्र में सीयरिंग ब्लेड का खिताब दिया गया था और 20 साल की उम्र तक अपनी कच्ची प्रतिभा और प्रयास के कारण असाधारण थी। आखिरकार वह हाउस ऑफ कूप की 5 तलवारों की नेता बन गई, एक ऐसी महिला जिसे किसी के बराबर नहीं माना जाता था। लेकिन सब कुछ उसके निपटान में होने के बावजूद उसे घराने के प्रमुख का खिताब नहीं दिया जा सका। वह विशेषाधिकार युवा लड़के यांग चोंकू के लिए आरक्षित था, जो एक गणिका से पैदा हुआ था और एकमात्र झांत उत्तराधिकारी था। शुरू में जॉन सू को अपने भाई की बहुत शौकीन थी और हालांकि उनकी अलग अलग माताएं थीं, यांग चान की मां ने दोनों के प्रति दयालुता दिखाई।
इस तरह जान सू ने भी उसे प्यार किया, इसीलिए वह उस समय लड़के से खतरा या घृणा महसूस नहीं करती थी। तब ऐसा हुआ, एक दिन महिला कहीं नहीं मिली, सब गायब, दोनों बच्चों को छोड़कर। कबीले का प्रमुख, उनके पिता ने सख्त आदेश दिया कि कोई भी उसे न ढूंढे, इसीलिए कोशिश करना भी निराशाजनक काम था। यह वास्तव में उसी अवधि के आसपास था जब लड़का सभी के प्रति क्रूर हो गया था। उसने कबीले में किसी के साथ संबंध नहीं बनाया जब तक कि महिलाओं के साथ उसके रहस्यमय कारनामों की अफवाहें फैलने लगीं। हालांकि इस घटना में परिवर्तन के कारण जो भी हुआ, एक तथ्य सर्वोच्च बना रहा। यांग चान को अभी भी घराने के प्रमुख का पद दिया जाएगा। यह उसकी गलती नहीं है, यह पुरुषों द्वारा खिताब विरासत में लेने की प्रणाली है, और ऐसा नहीं है कि जान सू कभी उम्मीद कर सकती थी कि यह बदल जाएगा। वह अपनी बड़ी बहन की कभी न खत्म होने वाली ज्वलंत प्रतिभा की तुलना में कुछ भी नहीं थी, जिसने लड़की के दिल के अंदर गहरी नाराजगी पैदा कर दी। वह उससे नफरत करने लगी, क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी क्षमताओं का उपयोग भी नहीं कर सकता था। आइए वर्तमान दृश्य पर वापस जाएं, जहां अपनी मां का उल्लेख करने पर यांग चौन अपनी बहन को एक भयानक घूरने वाली नजर से देखता है, जिससे उसमें इतना डर पैदा हो जाता है कि वह सुरक्षित होने के लिए पीछे हट जाती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह आदमी अब खेलने से तंग आ चुका है, क्योंकि वह उसके पीछे से तेजी से निकलता है, उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। लड़ाई को देखते हुए एआई यांग चान की बहन की प्रतिभा से काफी प्रभावित है। उसी समय वह देख सकती है कि दोनों भाई बहन लड़ाई के बीच में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कोई भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता है, सख्ती से, क्योंकि दूसरे बुजुर्ग ने इसे अपना निजी व्यवसाय बना लिया था कि वह आसपास के मैदान को अपनी आंतरिक ऊर्जा से ढक दे, या कम से कम वू जिन यही कहता है। इसके अलावा ब्रोस को उस स्पैर से बाहर आने पर सूझा हुआ चेहरा मिला है। मैं अपना चेहरा सार्वजनिक रूप से दिखाने के बाद भी नहीं दिखाऊंगा। यहां तक कि एआई भी उस जोकर का मजाक उड़ाती है जो लापरवाही से इधर उधर भटक रहा था। वह पिंग हाउस के लिए छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वे पूछेंगे कि क्या हुआ। वैसे भी दोनों यानसू की महानता पर चर्चा करते हैं, एक लड़की जो पहले ही तीसरे रिंग तक पहुंच चुकी है, और एक ब्लेड प्रतिभा जो काफी सक्षम है। लेकिन यहां दिलचस्प हिस्सा यह है कि वू जिन लड़की में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता है। वह वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी से प्रभावित है, जिससे एआई हैरान है, जबकि यो भी लड़ाई के आधार पर दोनों भाई बहनों के बीच संबंध की पुष्टि करती है। वू जिन प्रभावित है कि कूप हाउस में एक से अधिक प्रतिभा है। उसका चेहरा इतनी खुशी का अनुभव करते हुए देखकर एआई महसूस करती है कि उसका दिल टूट गया है, कि उसका भाई पिंग हाउस का प्रमुख बनने के बाद कभी ऐसा महसूस नहीं करेगा। लड़ाई पर वापस जाएं, योनू महसूस करती है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन अपने भाई के स्ट्राइक से बचना है। वह डॉज करने में कामयाब होती है और एक डरावने फाइनल स्विंग के साथ लौटती है, यह विश्वास करते हुए कि लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि उसने उसके उद्घाटन का फायदा उठाया है। यह तब होता है जब आप जानते हैं कि आप पका रहे हैं। यह तब होता है जब आपका प्रतिद्वंद्वी आपको ट्रैश टॉक कर रहा होता है, जब आप अपने अंतिम हमले के खिलाफ होते हैं। यांग चान कहता है कि वह अपनी बहन की स्थिति को समझता है, इसलिए उसके पास यह जज करने का अधिकार नहीं है कि वह उससे नफरत करती है या नहीं। हालांकि वह उसकी आखिरी टिप्पणी से नाराज महसूस करता है, वह इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके परिपक्वता दिखाता है। हालांकि योंग चान आशा करता है कि वह अगला काम भूल जाएगी जो वह करने वाला है। अपना हाथ पीछे खींचते हुए और ऊर्जा का विस्फोट करते हुए वह यानसू को एक ठोस मुक्के से पीटता है, उसे पूरी तरह से बाहर कर देता है। लड़ाई खत्म हो गई है और हर किसी के आश्चर्य के लिए विजेता अक्षम यांग चान है। लड़ाई समाप्त होने के कुछ समय बाद हम युवा लड़के को उस तरीके के बारे में पछतावा करते हुए देख सकते हैं जिस तरह से उसने उस स्थिति को संभाला। वह जीतना नहीं चाहता था और यह बुरा लगेगा कि दूसरे रिंग वाला तीसरे रिंग फाइटर को पूरी तरह से नॉकआउट करने में सक्षम था। यांग चान अभी भी अपनी बहन के शब्दों से सताया हुआ महसूस करता है, और जबकि वह निराशा में सुस्त पड़ा है, मुआन और उसकी नौकरानी उसकी स्थिति की जांच करने के लिए आती है। दुर्भाग्य से मुआन लड़के के लिए कुछ बुरी खबर लेकर आया है। हर कोई उसकी महान जीत के बारे में बात कर रहा है, जब उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि उस लड़ाई में उसकी धुलाई हो जाएगी। इसीलिए दूसरे बुजुर्ग को जनता की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर हस्तक्षेप करना पड़ा। भाषण अभी भी जारी है,
जो यांग चान को दादा भालू से पहले ही उस स्थान से भागने का अवसर देता है। सियोला चिंतापूर्वक इंगित करती है कि उसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन इसका वास्तव में मतलब यह है कि वह अंतिम क्षण में अपनी आंतरिक जीआई को नियंत्रित करने में विफल रहा। प्यारी सियोला उसे पट्टी बांधकर सांत्वना देने की कोशिश करती है, जिससे लड़का परेशान हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से बेचारी लड़की को यह भी नहीं पता कि इसे ठीक से कैसे लपेटा जाए। वह रोती है जबकि धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, माफी मांगती है कि वह कितनी बेकार है। दृश्य ने मेरा दिल पिघला दिया और यह यांग चोन को एक ठहराव में डाल देता है, जब तक कि वू जिन उनके पल को अचानक प्रवेश के साथ अवरुद्ध नहीं करता। वैसे भी यांग चोन उसका ठीक से अभिवादन करता है। भले ही याई यहाँ शर्मिंदगी की तरह है और घर जाने पर जोर देती है, लेकिन यह आदमी इतना ठंडा है कि मैं उसे प्यार करता हूं, क्योंकि वह यांग चुन के साथ एक घरेलू दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा है, भले ही याई की सगाई उसके साथ टूट गई हो। वह यहां तक कि उन दोनों को फिर से एक साथ होने की सिफारिश करता है। हमारा लड़का थोड़ा हैरान है और सोचता है कि वह यहां क्यों है। वो झून व्यक्त करता है कि वह बस प्रतिभाशाली लोगों के साथ जुड़ना और नेटवर्क बनाना चाहता है। वह उसकी बड़ी बहन हिबिकू को भी बहुत सम्मान देता है, लेकिन यांग चुन जैसी छिपी हुई प्रतिभा से अनजान था। लड़का वास्तव में हैरान है कि वो झुन उसकी बहन के बारे में जानता है। पिंग हाउस के उत्तराधिकारी से पता चलता है कि वे वास्तव में एक बहुत ही करीबी रिश्ता साझा करते हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। मूल रूप से खुद का विरोधाभास करती है। यांग चान बस हंसकर टाल देता है, हास्यास्पदता को नजरअंदाज करता है जो वह देखता है। जैसे ही वे दूर जाते हैं, योबी के साथ वुजुन अजीब तरह से उसकी पूर्व मंगेतर अभी भी यहां है। वह अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती है, कुर्सी से उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांग रही है। वह कुछ निष्कर्ष निकालने वाली है जो मुझे संदेह है कि सुलह के बारे में होगी, लेकिन यांग चुन उसे काट देता है और उसके अपने माफी से चौंका देता है। वह जानता है कि उसने उसकी मां के बारे में मूर्खतापूर्ण शब्द कहकर सीमा पार कर ली थी, और यह उचित है कि उसने कैसे प्रतिक्रिया दी। वे दोनों स्पष्ट हैं। ये स्थिति को स्वीकार करते हुए और उसे याद दिलाते हुए छोड़ देती है कि उसके भाई ने उसके लिए क्या छोड़ा है। युवा चान अपनी वर्दी का निरीक्षण करता है और एक छोटी सी स्लैब की खोज करता है, ये नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। रात उन दोनों के एक विदाई के साथ समाप्त होती है। इसके साथ यांग चान अपने पिछले जीवन की गलतियों को सुधारना शुरू कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए सुधार करने के लिए बहुत कुछ है। घर लौटने के रास्ते में सियोला एक लट्ठे की तरह बाहर हो गई है। हमारा लड़का अभी भी अपनी बहन के खिलाफ अपनी द्वंद्व युद्ध के बारे में उदास है। अपने पिछले जीवन में उसे कभी ऐसा करने का अवसर नहीं मिला, और उन सभी समयों में वह सोच सकता है। यांग चान सोचता है कि उसने उस लड़ाई को जीतने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। उसकी समझ से भविष्य ने उस समय हेरफेर करना शुरू कर दिया जब सियोला ने उसके अधीन काम करना शुरू किया। एक छोटे से दयालु कार्य ने संभवतः कहानी के ज्वार को बदल दिया होगा जिसका उसे पालन करना था। फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसे अपनी योजनाओं को अपडेट करने के बारे में सावधान रहना चाहिए। अचानक लड़का कुछ तेज महसूस करता है और तुरंत मुआन से राक्षसी तावीज की जांच करने का अनुरोध करता है। निजी अंगरक्षक यह सूचित करते हुए खुश है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तावीज ठीक काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मुआन यह समाचार दे रहा है, तावीज जल उठता है, जिससे वह तुरंत रुकने का आदेश देता है। तथ्य यह है कि तावीज ने दृढ़ता से प्रतिक्रिया की। इसका मतलब है कि उनके पास एक राक्षसी द्वार खुल गया है। मुआन अपने सभी लोगों को युवा मालिक की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहता है। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए वही युवा मालिक आकस्मिक रूप से बाहर खड़ा है और आने वाली लड़ाई के लिए खिंचाव कर रहा है। मुआन उसे डांटता है, लगातार लड़के को याद दिलाता है कि यह उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यांग चान उसे बताता है कि वह आगे आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करे। जैसे ही वास्तविकता में एक दरार दिखाई देती है, एक हरा द्वार खुलता है, कुत्ते जैसे जानवरों को छोड़ता है। एक हरे द्वार के बारे में अच्छी बात यह है कि यह राक्षसों के सबसे कमजोर स्तर पर माना जाता है। अपनी तकनीक तैयार करते हुए यांग चान आक्रामक हो जाता है और बिना किसी परेशानी के राक्षसों का सफाया कर देता है। अब सभी राक्षसी प्राणियों के बारे में एक बात नोट करने की है। उनके शरीर के अंदर एक विशेष पत्थर होता है
जो उनके दिलों का प्रतीक होता है। इन पत्थरों को एक पावर कोर और एक कमजोरी के रूप में सोचें, जिसे बस इसे बाहर निकालकर शोषित किया जा सकता है। एक अन्य राक्षसी जानवर उसके पीछे से काटने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का अपने रिफ्लेक्स के साथ तेज है और राक्षसी पत्थरों को निकालने पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि उनमें से केवल 2 को हराने से उसकी आंतरिक ऊर्जा पर पागलपन का असर पड़ा है, जिससे 9 लॉ ब्लेज व्हील तकनीक के उपयोग पर असर पड़ता है। फिर भी यह ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ इसलिए रुक सकता है क्योंकि वह थक गया है, खासकर जब इन बदसूरत कुत्तों में से 3 और उनकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मुआन उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है, ऐसी अकल्पनीय गति के साथ प्रतिक्रिया करता है और प्राणियों के शरीर के पार स्लैश की बौछार छोड़ता है। डेविल में क्राई से वर्जिल ने निश्चित रूप से उसे अपनी जजमेंट कट एंड एबिलिटी सिखाई थी, ऐसा लगता है। यहां तक कि योंग चुन भी सीधे अपने कूल गधे नौकर को देखकर अवाक रह जाता है, जो इसे पार्क से बाहर निकाल देता है। मेरा मुड़ता है और उसकी स्थिति के बारे में पूछता है, और वह खुश है कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है, ये मानते हुए कि दूसरी तरफ से ज्यादा जानवर बाहर नहीं आए। एक तरह से वे वास्तव में भाग्यशाली थे, लेकिन मुआन हमारे लड़के के इतनी लापरवाही से कूदने के फैसले के बारे में गंभीरता से चिंतित है। यह एक आपदा में समाप्त हो सकता था। यांग चान कहता है कि अंत में सब ठीक है। खैर, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसका हाथ बैंगनी लौ में जलने लगता है, जिससे उसे अकल्पनीय दर्द होता है। यहां तक कि मुआन को भी नहीं पता कि उसके युवा मालिक को क्या हो रहा है। यांग चान निराशा और डर में शाप देता है, पूछता है कि स्वर्गीय राक्षस की मार्शल आर्ट अचानक सक्रिय क्यों हो रही है। स्वर्गीय राक्षस की यह तकनीक आधिकारिक तौर पर स्वर्गीय अवशोषण क्षमता के रूप में जानी जाती है। आइए एक ठंडी फ्लैशबैक देखें बदमाश राक्षस मार्शल कलाकार यांग चियोन से, जिसने अकेले ही लड़ाकों की एक पूरी बटालियन को काट दिया था। उसके सामने टूटा हुआ योद्धा पूछता है कि वह इतना बेरहम क्यों था और उसने उन्हें क्यों मार डाला जब उसका कोई कारण नहीं था। आदमी को खत्म करने के बारे में यांग चान ने पूछा कि क्या वे उस आदमी के अंतिम शब्द होंगे। उस आदमी ने मृत बुजुर्गों के कटे हुए सिर को देखा और निराशा में चीखा। एक बड़ी छाया आसमान पर मंडराई और एक लाल द्वार से एक विशाल अंधेरा अजगर निकला। स्वर्गीय राक्षस ने अपने अजगर से उतरने का फैसला किया और घुटने टेके हुए यांग चुन के पास चली गई, ये कहते हुए कि वह उसे खुश करने की कोशिश में और अधिक प्रयास कर सकती थी। लेकिन थोड़ी संतुष्टि हासिल करने के बाद उसने उसे एक कौशल से निहित करने का फैसला किया, और अच्छी तरह से, जो हमें वर्तमान तक ले जाता है, जहां लड़के के आश्चर्य के लिए उसी अवशोषण तकनीक को 9 लॉ ब्लेज व्हील के प्रभावों के लिए धन्यवाद शुद्ध किया जाता है। लड़का इस अनूठी प्रक्रिया को एक प्रकार का उभरता हुआ प्रभाव बताता है, ऐसा कुछ जो उसके पिछले जीवन में कभी नहीं हुआ। वैसे भी सियोला और मुइन दोनों उसके लिए पागलों की तरह चिंतित हैं, क्योंकि वह अंत में वापस उठता है और कहता है कि वह ठीक है। वह सोचता है कि संभव है कि उसे अपनी बहन के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान अज्ञात चोट लगी हो। मुआन एक तत्काल डॉक्टर खोजना चाहता है, लेकिन हमारा लड़का जोर देकर कहता है कि वह ठीक है, खासकर इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह राक्षसी ऊर्जा का उपभोग करने की अपनी क्षमता को छिपाना चाहता है। दूसरी ओर सियोला एक पिल्ला की तरह रो रही है, उसका चेहरा दबा रही है और पुष्टि मांग रही है, क्योंकि वह उसकी हालत को दुखद पाती है। सौभाग्य से दूसरी नौकरानी उसकी प्यारी दखलंदाजी को रोकती है और यांग चान की खातिर उसे दूर खींच लेती है। एक बार फिर मुआन अनुरोध करता है कि वे डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन युवा मालिक का मानना है कि यह बेहतर होगा यदि वे बस घर लौटें और अगर वह थकान को ठंडा करने के लिए सो जाए। जब उसके लोग इकट्ठा होते हैं और यात्रा के लिए फिर से तैयारी करते हैं, तो लड़का एक चिंतनशील स्थिति में प्रवेश करता है, यह देखते हुए कि वह अपने भीतर राक्षसी ऊर्जा की एक बूंद भी महसूस नहीं करता है। इसका मतलब है कि उसके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली तकनीक ने कुछ दिलचस्प किया होगा। दिलचस्प बात यह है कि उसने यह भी ध्यान दिया कि पत्थर का रंग फीका पड़ गया, जो राक्षसी ऊर्जा के अवशोषण की पुष्टि करता है। इस मामले पर बहुत देर तक ध्यान न देने का फैसला करते हुए वह अपने भीतर पत्थर को कुचल देता है, यह विश्वास करते हुए कि उसे तत्काल अपनी योजनाओं पर काम करना चाहिए।